तो चलिए बच्चों, इस लेक्चर में हम देखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या था। केमिकल इक्वेशन शॉर्ट हैंड मेथड था किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। उसमें हम क्या करते थे, सिंबल्स फार्मूला का यूज करते थे और इक्वेशन लिख देते थे। तो इक्वेशन से हमें यह पता चल गया कि कौन कौन से सब्सटेंसेज इन्वॉल्व हैं, और जब हमने उसे बैलेंस कर दिया तो हमें यह भी पता चल गया कि किस किस सब्सटेंस का कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। जैसे मैं फोटोसिंथेसिस एग्जांपल लूं तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखा। तो क्या मैंने लिखा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एरो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। हमें यह पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलता है। फिर हमने उसे बैलेंस किया, तो बैलेंस करने के बाद हमें आया 6CO2 प्लस 6H2O 6H12O6 प्लस 6O2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल, वाटर का 6 मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल मिलता है और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल इवॉल्व होते हैं। तो बैलेंस करने के बाद थोड़ा और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला। लेकिन अगर आप चाहो तो इससे ज्यादा और इंफॉर्मेटिव बना सकते हो किसी भी इक्वेशन को। इक्वेशन में हम और भी इंफॉर्मेशंस डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे वो इंफॉर्मेशंस, यही हमको सीखना है। तो अगर आप किसी केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हो तो आपके पास 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 3। सबसे पहला रास्ता है कि आप क्या करोगे, फिजिकल स्टेट शो कर दोगे कि कौन सा, जब देखो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है तो रिएक्टेंट्स में जो सब्सटेंसेज है वो किस स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है, वो दिखा सकते हो। पहला चीज ये। सेकेंड चीज आप ये दिखा सकते हो कि अगर रिएक्शन हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक। कहने का मतलब कि हीट उसमें से रिलीज हो रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर रिलीज हो रहा है तो हम एक मेथड यूज करेंगे, अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तब एक मेथड यूज करेंगे। और नेक्स्ट है कि वो कंडीशंस, कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो जनरल नहीं हो जाते हैं, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तभी होता है जब सनलाइट होता है, तो जो कंडीशन है उसको शो कर सकते हैं। ये 3 मेथड्स हैं, बारी बारी से हम सब पे बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टेट्स को मेंशन कर दे, यानी कौन कौन सा सब्सटेंस किस स्टेट में भाग ले रहा है, सॉलिड में भाग ले रहा है, लिक्विड में या गैस में। तो अगर सॉलिड में होगा तो उसके लिए सिंबल है S, सॉलिड के लिए सिंबल क्या है S, लिक्विड के लिए सिंबल है L, और गैस के लिए सिंबल है G, और एक्वस सॉल्यूशन के लिए सिंबल है AQ। एक्वस सॉल्यूशन जानते हो आप, किसी भी चीज को पानी में घोल दो तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। समझ गए? अगर आपके पास ग्लूकोज है, वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो हुआ ग्लूकोज, और अगर उसी ग्लूकोज को आपने पानी में घोल दिया तो वो क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। समझ में आया? तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब होता है पानी में मिलाया हुआ सॉल्यूशन। तो अगर कोई सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन है तो वो AQ लगेगा। और यहां पर 2 स्पेशल केस है। कई बार ऐसा होता है कि किसी रिएक्शन से गैस निकलता है, आपको पता है, आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखा कि कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें से गैस इवॉल्व होता है, गैस निकलता है। तो वहां पर आप चाहो तो ये ऊपर वाला एरो भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये ऊपर की ओर पॉइंट करता हुआ एरो। और अगर कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनता है, प्रिसिपिटेट वो सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड जो बनता है, जो नीचे जाके बैठ जाता है, उसी को कहते हैं प्रिसिपिटेट। तो प्रिसिपिटेट भी बनता है, तो प्रिसिपिटेट के लिए आप या तो PPT यूज कर सकते हो, PPT, या नहीं तो ये डाउन एरो, नीचे की ओर शो करता हुआ एरो भी शो कर सकते हो। तो ये सारी चीज का हम एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन पहले से लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, जिसको हम शुरू से लेके चलते आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पहले तो बैलेंस है। सबसे पहले देखिए, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले तो आप बैलेंस कर दीजिए। बैलेंसिंग तो करना ही करना है। बैलेंसिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग करने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि किस सब्सटेंस के कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। तो एक इंफॉर्मेशन तो उसी से बढ़ गया। अब बाकी चीज हम बाद में करेंगे। तो जहां पर जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में इन्वॉल्व है, तो यहां मैंने G लिखा। देखिए ये जो जितने भी सिंबल्स हैं S, L, G, AQ, अपर एरो, डाउन एरो या PPT, ये सब कहां लिखा जाता है, फॉर्मूला के जस्ट बाद स्मॉल ब्रैकेट में। फॉर्मूला के जस्ट बाद किसमें, स्मॉल ब्रैकेट में। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 6CO2, जस्ट उसके फॉर्मूला के बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट में G लिख दिया, यानी कि ये गैस फॉर्म में है। वाटर इन्वॉल्व है लिक्विड फॉर्म में, तो मैंने L लिख दिया। ये जो ग्लूकोज बना वो किस फॉर्म में बना, सॉलिड फॉर्म में, तो मैंने S लिख दिया। फिर ये ऑक्सीजन निकला, यहां पर मैं 6 लगाना भूल गया था। फिर ये ऑक्सीजन निकला तो किस फॉर्म में निकला, गैसियस फॉर्म में, तो यहां मैं G लिख दिया। और अगर मैं चाहता तो G के जगह पे यहां मैं एरो, अपर एरो साइन भी लिख सकता था, क्योंकि ऑक्सीजन यहां से इवॉल्व हुआ ना, तो मैं ये भी लिख सकता था। जैसे मैं और एग्जांपल लूं तो सॉलिड लिक्विड गैस, जैसे कि मैं यहां पर एक और एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं।
जैसे अगर आप देखो तो आप NaOH ले लो। NaOH आप जानते हो क्या है NaOH? ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। धीरे धीरे आपको यह पता चल जाएगा। वैसे मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था तो वहां मैंने NaOH का नाम रखना भी सिखाया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप एक्वस सॉल्यूशन ले लो। कौन सा सॉल्यूशन ले लो? एक्वस सॉल्यूशन ले लो और उसको किससे रिएक्ट करवा दो? उसको रिएक्ट करवा दो आप उसको आप रिएक्ट करवा दो HCl से। HCl ये भी एक्वस सॉल्यूशन। HCl जानते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि दोनों का एक्वस सॉल्यूशन लो और अगर आप मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे आप साल्ट कहते हो, ये मिलेगा एक्वस फॉर्म में। और यहां से प्लस आपको क्या मिलेगा? प्लस आपको वाटर मिलेगा H2O लिक्विड फॉर्म में। तो देखिए मैंने क्या किया, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन था, एक्वस समझ रहे हो ना, वाटर में घुला हुआ, तो AQ दिखाया, HCl का AQ दिखाया, NaCl का AQ और H2O। अगर आप देखो तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो अगर आप देखो तो बैलेंसिंग है या नहीं, अगर आप चेक कर सकते हैं। Na1 है, OH हाइड्रोजन यहाँ 2 है, वहां भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, वहां 1 है, हाँ सारी चीजें बैलेंस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बैलेंस भी है, एक सारी चीजें इंफॉर्मेशन बढ़ गई, स्टेट मैंने मेंशन कर दिया। अगर मैं चाहूं तो किसी और में आपको सर प्रिसिपिटेट वाला कोई दिखा दो, बिल्कुल मैं दिखा देता हूं। आप कॉपर सल्फेट ले लीजिए, CuSO4 कॉपर सल्फेट में आपने क्या किया? जिंक डाल दिया। कॉपर सल्फेट का आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया, मैंने यहाँ AQ लिख दिया, यानी कि आपने पानी में घोला है कॉपर सल्फेट को। जहां AQ लिखा हो मतलब वो पानी में घुला हुआ है, AQ लिखा, प्लस आपने जिंक डाला। जिंक क्या है? सॉलिड है, तो आप देखोगे कि क्या बनेगा? ZnSO4 बनेगा, जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन चला गया। और प्लस आप देखोगे कॉपर क्या होगा? ऐसे एरो साइन लगा देंगे, एरो साइन लगा सकते हैं या PPT लिख सकते हैं, यानी कि कॉपर क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा, यानी प्रिसिपिटेट बनेगा। तो अगर ये एरो साइन डाउन एरो लगा हुआ हो या PPT लिखा हुआ हो तो प्रिसिपिटेट है। आप पर एरो लगा हुआ हो तो यानी गैस निकल रहा हो। अगर गैस निकलने वाला ही आप एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, तो उसका एग्जांपल ले सकते हो। जैसे HCl ले लो, HCl का एक्वस सॉल्यूशन, और उसमें आप क्या करो ना, आप उसमें जैसा कि कल हमने देखा, आपने क्या किया था? Mg डाल दिया था, मैग्नीशियम का सॉलिड, आपने लैब में देखा था ना, तो मैग्नीशियम डाल दिया आपने, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये क्या हो जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन होगा, वो घुल जाएगा, पानी में रहेगा, और यहां से हाइड्रोजन गैस क्या होगा? बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन गैस क्या होगा? बाहर निकलेगा। अगर बैलेंस करना है तो यहां 2 लगा दीजिए, देखिए बैलेंस हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन बैलेंसिंग तो सीख चुके ना आप। तो ये सारी बातें, तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं? और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं इन सब साइंस का यूज करते हुए। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ। अगर कोई गैस निकल रहा है तो या तो आप अपर साइन भी लगा सकते हैं, या नहीं तो कितना आदमी G भी लिख देता है। G भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि गैस है, डायरेक्ट G लिख सकते हो। लेकिन कई बार आप देखोगे अपर एरो लगा रहता है, तो घबराना नहीं है। अपर एरो का मतलब हुआ कि ये गैस है और निकल के उड़ रहा है। प्रिसिपिटेट अगर बनता है तो कई बार सॉलिड लिखा रहता है, या नहीं तो ऐसे ब्रैकेट में PPT लिखा रहता है। मतलब आप समझ जाएंगे कि इस रिएक्शन में ये प्रिसिपिटेट बन रहा है। ये दोनों चीज, ये अपर एरो और ये PPT या डाउन एरो, ये हमेशा प्रोडक्ट साइड दिखेगा, रिएक्टेंट साइड नहीं दिखेगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि प्रिसिपिटेट भी प्रोडक्ट में आता है और गैस इवॉल्व भी किस में होता है? प्रोडक्ट में होता है। तो या तो गैस इवॉल्व होगा तो अपर एरो, या PPT, या PPT के लिए नीचे की और डाउन एरो। तो ये समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से आप पहला मेथड ये हो गया कि फिजिकल स्टेट्स मेंशन कर दो, इससे क्या हो जाएगा? इक्वेशन और इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। सेकेंड है हीट चेंज। कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट चेंज होता है, जैसा कि आपको पता है कि अगर एक्सोथर्मिक हुआ तो हीट इवॉल्व होगा, इंडोथर्मिक है तो हीट एब्जॉर्ब होगा। तो कोई रिएक्शन इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, या कोई रिएक्शन अगर इंडो या एक्सोथर्मिक है तो उसको हम शो कर सकते हैं इक्वेशन से। कैसे शो कर सकते हैं? अगर बात आप जानते हो, अगर एक्सोथर्मिक है तो क्या हीट निकल रहा होगा? अगर एक्सोथर्मिक है तो हीट निकल रहा होगा। तो अगर एक्सोथर्मिक में हीट निकल रहा है तो आप हीट को क्या कीजिए? प्लस साइन के साथ प्रोडक्ट साइड में लिख दीजिए। किस साइड में लिख दीजिए? प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि हीट निकल रहा है ना, तो प्रोडक्ट में जाएगा वो। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आपको दिखाना है, देखिए आप लिखा है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्लस हीट और प्लस एनर्जी, या तो प्लस एनर्जी भी लिखा हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्लस हीट और प्लस एनर्जी इज रिटेन इन प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में आप प्लस हीट या प्लस एनर्जी लिख दीजिए, आपको क्या शो हो जाएगा? आपको पता चल जाएगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। यानी किसी केमिकल इक्वेशन में अगर प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखा हुआ है मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिखा हुआ है तो वो इंडोथर्मिक है। जैसे यहां पर देखिए, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो प्लस हीट लिखा हुआ है। प्लस हीट का मतलब यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी ये कैसा रिएक्शन है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन में प्लस हीट हम कहां लिखते हैं?
रिएक्टेंट साइड में, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्लस हीट हम कहां लिखते हैं? प्रोडक्ट साइड में। तो इससे भी एक और इंफॉर्मेशन बढ़ गया कि इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। अब है कि आप क्या दिखा सकते हो कि कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें वो रिएक्शन हुआ, तो वो भी आप शो कर सकते हो। तो अब देखते हैं थर्ड चीज जिससे कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो वो कंडीशंस जिसके अंदर में क्या हो रहे हैं? रिएक्शन हो रहे हैं। जिन कंडीशंस, वो कंडीशन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, वो भी हमें शो कर सकते हैं। हम वो कैसे शो करेंगे? जैसे कि देखिए कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं, हम अलग अलग कंडीशन पे बात करेंगे, फिर मैं उसे बताता जाऊंगा कि कैसे उस कंडीशन को शो करना है। तो कई ऐसे रिएक्शन होते हैं, वो तभी होते हैं जब उन्हें गर्म किया जाता है, ठीक है ना। कई ऐसे रिएक्शंस हैं वो तभी होते हैं जब क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। जैसे अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप गर्म करोगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। आप चाहे तो नाम लिख सकते हो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करते हो तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये रिएक्शन तभी होता है जब आप इसे गर्म करोगे। अगर गर्म नहीं करोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि एक कंडीशन है कि इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए आपको गर्म करना होगा। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जो तभी हो जब उसे गर्म करना पड़े, तो हम हीट साइन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हीट साइन। हीट साइन क्या है? इस एरो के ऊपर में ऐसे हम ट्रायंगल बनाते हैं। आप भी देखते होंगे कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऐसे ट्रायंगल बना होता है, इसे कहते हैं हीट साइन। ये कहलाता है हीट साइन या हीट सिंबल। इसे हम कहते हैं हीट सिंबल। यानी कि ये रिएक्शन तभी होगा जब इसे गर्म करोगे। अब देखो यहां पर कई बच्चे का क्वेश्चन आता है, क्या सर ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है? नहीं बाबू, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। ये इंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। अगर ये इंडोथर्मिक होता तो मैं यहां पर प्लस हीट लिखता ना। ये इंडोथर्मिक नहीं है, ये एक कंडीशन है। ये हीट कर क्या रहा है? ये बस रिएक्शन को स्टार्ट करवा रहा है। ये हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। इंडोथर्मिक तो तब होता है जब हीट एब्जॉर्ब होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी रिएक्शन, समझ गए ना बात? तो ये हीट साइन लगा होने का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन इंडोथर्मिक है। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए गर्म करना होगा। जैसे एक बात बताओ, कागज में आग लगाते हो तो आग पहले जला के माचिस लगाना होता है ना। तो क्या कहोगे कि कागज का जलना इंडोथर्मिक रिएक्शन है? नहीं, तुम तो हीट दे रहे हो उसको स्टार्ट करवाने के लिए। एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ये भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। समझ गए बात? तो आपको हीट देने का मतलब, आप यहां हीट दे रहे हो, मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे हीट वो एब्जॉर्ब हो रहा है, वो रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा है। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें गर्म करने पर ही रिएक्शन हो, आप क्या करोगे? एरो के ऊपर में हीट साइन लगाओगे। एक बात याद रखना, कंडीशंस, जितने भी कंडीशंस हैं, अनेक, अभी मैं अनेक कंडीशंस की बात करने वाले, सारे कंडीशंस एरो के ऊपर या नीचे ही लिखे जाते हैं। एक बात बताइए, वो जो फिजिकल स्टेट था वो क्या किया जाता था? रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में फार्मूला के साथ लिखा जाता था। हीट चेंज भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में था। लेकिन कंडीशंस जितने भी है वो कहां होंगे? या तो एरो के ऊपर या एरो के नीचे। तो अगर हीट लगेगा, हीट गर्म करना होगा, तो आप हीट सिंबल लिखेंगे एरो के ऊपर, पहला कंडीशन। अब कई ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसको परफॉर्म करवाने के लिए कैटालिस्ट की जरूरत होती है या प्रमोटर की जरूरत होती है। अब आप कहेंगे सर ये कैटालिस्ट क्या होता है? डिफिनीशन सारे नोट्स में दिए हुए हैं, चिंता मत कीजिए। अब आप कहोगे सर कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, वो बस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। जो रिएक्शन हो रहा है ना उसको वो फास्ट कर सकता है या स्लो कर सकता है। तो कैटालिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, इट ओनली इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। वो रिएक्शन को या तो फास्ट बना सकता है या रिएक्शन को स्लो बना सकता है, उसे हम कहते हैं कैटालिस्ट। उसको रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो बस डाल दोगे आप, वो बस उसमें रहेगा। समझ गए? जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, अगर आप जैसे पोटासियम क्लोरेट लो, KClO3, इसे हम कहते हैं KClO3, ये कहलाता है पोटासियम। अगर यहां पर देखो बाबू, यहां पर एक चीज छूट गई थी। आप कहोगे सर ये कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में।
यहां पर मैं जी भी लिख सकता था या मैं हीट ऊपर वाला एरो साइन भी दे सकता था। देखिए यहां पे हमें ये पता चल गया, और बैलेंस तो ऑलरेडी है ही, तो ये भी दिखा सकता। कैल्शियम क्लोरेट आप पोटासियम क्लोरेट सॉलिड फॉर्म में ले लीजिए। ये क्या है? ये है पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट। इसे अगर आप क्या करोगे, गर्म करोगे, यहां मैंने हीट साइन दिया, हीट साइन देने का मतलब मैं इसे क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं। और गर्म करोगे, और अगर इसमें आप मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 ये डाल दोगे, ये MnO2 क्या है, कैटालिस्ट है, तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा KCl, किसमें टूट जाएगा, ये टूट जाएगा आपका KCl सॉलिड प्लस O2 गैस। मैं इसे बैलेंस कर सकता हूं। अगर मैं इसे बैलेंस करने जाऊंगा तो यहां पर देखिए 2 लगा दीजिए, यहां 3 लगा दीजिए, और यहां 2 लगा दीजिए। देखिए ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करना आप सीख चुके हैं, आप खुद से भी बैलेंस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, और प्लस आपको क्या मिल गया, ऑक्सीजन। तो देखिए अब आप देखिए यहां पर मैंने लिखा MnO2, एरो के नीचे MnO2। ये MnO2 क्या है, ये कैटालिस्ट है। देखिए ये MnO2 अगर मैं नहीं डालता तब भी ये टूटता, ऐसा नहीं कि नहीं टूटता, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म करने पर टूटता। पोटासियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं तो पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में वो टूटता है। सॉरी, यहां Y होगा और यहां डबल S होगा, चलिए ठीक है। तो तब भी ये टूटता, लेकिन MnO2 डालने के बाद क्या होगा, ये जल्दी टूट जाएगा, यानी कम ही गर्म करने पर टूट जाएगा। तो कैटालिस्ट वो है जो रिएक्शन को क्या कर रहा है, जल्दी परफॉर्म करवा रहा है। समझ गए बात? तो कैटालिस्ट, अगर किसी रिएक्शन में कैटालिस्ट इन्वॉल्व है तो आप एरो के ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो। तो यहां मैं MnO2 लिया है, यहां जो मैंगनीज ऑक्साइड है वो क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड, वो कैटालिस्ट है। समझ गए? कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कैटालिस्ट और प्रमोटर दोनों होते हैं। अब आपको कहे सर ये प्रमोटर क्या होता है, देखो कैटालिस्ट क्या कर रहा है, कैटालिस्ट रिएक्शन को स्लो या फास्ट कर रहा है। प्रमोटर क्या करता है, कैटालिस्ट को प्रभावित करता है। कई बार ऐसे होते हैं कि कैटालिस्ट डायरेक्ट नहीं डालते, कैटालिस्ट को हम पहले और बेटर कर देते हैं। आप डिफिनीशन लिखा हुआ है, प्रमोटर वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कैटालिस्ट के इफिशियंसी को इंक्रीज कर देते हैं। प्रमोटर आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर मिक्स्ड विथ कैटालिस्ट इन टाइनी अमाउंट टू इंक्रीज इट्स इफिशियंसी। कैटालिस्ट के इफिशियंसी को बढ़ाने वाले सब्सटेंस को कहते हैं प्रमोटर। और एक इनहिबिटर भी होता है, अगर कैटालिस्ट बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो उसे अगर इनहिबिट करना है तो उसमें इनहिबिटर भी डाल सकते हैं। तो कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां प्रमोटर इन्वॉल्व होते हैं, और अगर प्रमोटर इन्वॉल्व है तो क्या करोगे, उसको भी कैटालिस्ट के साथ प्लस साइन के साथ लिखा जाएगा। जैसे कि अगर आप एग्जांपल के लिए देखना चाहें तो नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं जिसमें कि मैं प्रमोटर भी ले रहा हूं एक। जैसे कि अगर आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक गैस है, इसे अगर आप हाइड्रोजन के साथ मिक्स करोगे, किसके साथ मिक्स करोगे, हाइड्रोजन के साथ, और क्या करोगे, गर्म करोगे, तो आपको मिथेनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, मिथेनॉल मिलेगा, CH3OH। क्या मिलेगा, मिथेनॉल मिलेगा। मिथेनॉल लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। अगर इस रिएक्शन में अगर आप देखो, ये रिएक्शन अगर आप करवाने जाओगे, सॉरी इसको मैं थोड़ा बड़ा एरो लेता हूं क्योंकि इसमें थोड़े ज्यादा कंडीशंस हैं, यहां मैं नीचे लिख रहा हूं, आप आई होप आप समझ जाएंगे। CH3OH ये क्या है बुआ, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CO को मोनोऑक्साइड, और ये तो आप जानते ही हैं हाइड्रोजन है। और ये जो है वो क्या है, मिथेनॉल है। मिथेनॉल एक अल्कोहल है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में है। और अगर आप देखो तो ये रिएक्शन तब होता है जब आप इसमें मिक्स करो क्या, जिंक ऑक्साइड और CrO3। ये यहां पर क्या है, ये यहां पर कैटालिस्ट और प्रमोटर की तरह है। तो देखिए कंडीशन मैंने लिखा कि ये रिएक्शन तब होगा जब इसमें जिंक ऑक्साइड और CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड दोनों मिक्स करोगे आप,
तब ये रिएक्शन होगा। और ये रिएक्शन कब होगा जानते हो? जब 300 एटीएम प्रेशर और 300 डिग्री सी टेम्परेचर होगा। यानी ये रिएक्शन यहां मैं लिख दूं 300 एटीएम एंड 300 डिग्री सी। अब देखिए इस रिएक्शन को आप गौर से देखिए, देखिए इसमें कितना सारा इंफॉर्मेशन, इस इक्वेशन में देखिए कितने सारे इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। पहले तो हमें ये मिल रहा है, हमें ये पता चला, ध्यान से देखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा तो मिथेनॉल बनाएगा। पहला प्रमोटर और कैटालिस्ट के रूप में यहां जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड दोनों अवेलेबल हैं, दोनों मौजूद हैं। और ये रिएक्शन तब होगा जब प्रेशर कितना होगा 300 एटीएम और टेम्परेचर कितना होगा 300 डिग्री सी। तो कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो किसी सर्टेन टेम्परेचर पे ही होता है, सर्टेन प्रेशर पे भी होता है, तो उस टेम्परेचर और प्रेशर के वैल्यू को भी हम एरो के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। कंडीशंस जितने भी हैं कहां लिखे जाएंगे? एरो के ऊपर या नीचे। जैसे कि आपके पास जो इक्वेशन आप अभी तक चलाते आ रहे हैं मेनली, कौन सा? वो फोटोसिंथेसिस वाला 6CO2 प्लस 6H2O एरो साइन, और ऊपर में क्या लिखोगे? सनलाइट। क्या लिखोगे? सनलाइट। और नीचे क्या लिख दोगे? क्लोरोफिल। ऐसा आप लिखे देखे हैं ना? आपने देखा होगा बायोलॉजी की किताबों में ऐसे लिखा रहता है। ये एरो के ऊपर में सनलाइट क्लोरोफिल लिखने का मतलब क्या है? कि ये रिएक्शन तभी होगा जब सनलाइट और क्लोरोफिल अवेलेबल होगा। और क्या बनेगा? यहां लिखा रहता है C6H12O6 प्लस O2 6O2। तो यहां मैं यहां पर गैस लिख दूंगा, यहां मैं सॉलिड लिख दूंगा, यहां मैं गैस लिख दूंगा, यहां मैं लिक्विड लिख दूंगा। देखिए कितने सारे रिएक्शंस हो। तो कंडीशंस जो भी है वो कहां लिखा जाएगा? ऊपर या नीचे, एरो के ऊपर या नीचे। कौन कौन से कंडीशन हुए? अगर गर्म करना पड़ रहा है तो हीट सिंबल एरो के ऊपर या नीचे। अगर कैटालिस्ट अवेलेबल लग रहा है तो उस कैटालिस्ट के फॉर्मूला को हम एरो के ऊपर या नीचे लिख देंगे। अगर किसी सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पे हो रहा है तो उस सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर का वैल्यू भी आप लिख दोगे। और कंडीशंस, ये भी एक कंडीशन ही, अगर सनलाइट और क्लोरोफिल जैसे यहां था तो यहां भी हमने लिख दिया। समझ गए बात? तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि कैसे इस रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब एक स्पेशल केस है, आखिरी बात, कि सबसे कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो रिवर्सेबल होते हैं। देखिए ऐसे तो केमिकल चेंज जनरली इरिवर्सेबल माना जाता है। इरिवर्सेबल मतलब जानते हो ना, जिसे रिटर्न नहीं किया जा सकता। लेकिन कई ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जो इरिवर्सेबल होते हैं, इरिवर्सेबल। और अगर इरिवर्सेबल रिएक्शन होगा तो वहां पर एरो साइन में हम चेंज लाएंगे। हम क्या करेंगे? इसे में वहां हम क्या करेंगे? एरो साइन में हम क्या करते हैं? चेंज लाते हैं। क्या चेंज लाते हैं? देखिए जैसे कि अगर नाइट्रोजन, अगर आप इस रिएक्शन को देखें, जब नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, बैलेंसिंग आपको आता है, रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है अमोनिया गैसियस फॉर्म में। अगर देखोगे इस रिएक्शन में तो मैं ऐसे लगाऊंगा, यहां देखिए ध्यान से, यहां मैं एरो नहीं लगा रहा हूं, यहां पर देख रहे हैं कुछ अलग लग रहा है, यहां पर ऐसा वाला एरो लगा रहा हूं, ये इधर और ये इधर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि रिएक्शन रिवर्सेबल है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा तो अमोनिया बना देगा, और आप चाहो तो अमोनिया से फिर क्या प्राप्त कर सकते हो? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसलिए मैं ये साइन, ये वाला सिंबल यूज कर रहा हूं। तो अगर किसी रिएक्शन में ये एरो के जगह पे ये सिंबल दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये कैसा रिएक्शन है? रिवर्सेबल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? रिवर्सेबल रिएक्शन है। समझ में आया? तो रिवर्सेबल रिएक्शंस के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो। कई बार आप देखिएगा कि एरो के जगह पे बराबर चिन्ह यूज कर दिया जाता है, बराबर चिन्ह। जैसे यहां पर ऐसे लिखा रहेगा C+O2 CO2 और बीच में बराबर साइन होगा, तो घबराना नहीं है। बराबर साइन क्यों यूज किया? तो जब बैलेंस होता है ना तो आप चाहो तो बराबर साइन यूज कर सकते हो। कई बार इक्वल का साइन भी होता है, तो साइन में भी चेंज है। एरो साइन जनरल है, ये वाला साइन रिवर्सेबल साइन वो कब होगा? जब रिवर्सेबल रिएक्शन होगा। और ये इक्वल साइन कब होगा? जब बैलेंस होगा। तो आप इक्वल साइन भी यूज कर सकते हो। गर्म करने पर हीट सिंबल, फिजिकल स्टेट्स, हीट चेंज, गर्म करने पर हीट सिंबल, कैटालिस्ट प्रमोटर, सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर, ये सारी चीजें मिला करके आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। आई होप आपको सारी बातें ये सब समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। थैंक यू।